एसिडिटी ऑफ अ बेस, एक बेस की एसिडिटी क्या होगी? द नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन, द नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयंस produced by per molecule of the base in its aqueous or molten state. बिल्कुल ध्यान से देखोगे कि मैं क्या करता हूं, एक बेस का एक मॉलिक्यूल लेता हूं, कोई एक पर्टिकुलर बेस लिया, उसका सिर्फ मैंने एक मॉलिक्यूल, और वो एक्वस स्टेट में या मोल्टेन स्टेट में, एक्वस स्टेट में मतलब वो एक मॉलिक्यूल को मैंने पानी में मिलाया या उस एक मॉलिक्यूल को बहुत हाई टेम्परेचर देके ब्रेक करवा दिया आयन से, तो कितने सारे हाइड्रोक्सिल आयन निकलेंगे, तो कितने सारे हाइड्रोक्सिल आयंस निकलेंगे। हाइड्रोक्सिल आयन आई सपोज सबको मालूम होगा OH- आयन, तो कितने सारे हाइड्रोक्सिल आयंस निकलेंगे उसको बोला जाता है एसिडिटी। वेरी सिंपल में, एक बेस एक्वस स्टेट में या मोल्टेन स्टेट में पर मॉलिक्यूल कितनी हाइड्रोक्सिल आयंस देता है, ओके, दैट इज नोन एज एसिडिटी ऑफ अ बेस। एसिडिटी ऑफ अ बेस देखा जाए तो सबसे पहले वी विल डील विद मोनो एसिडिक बेस, मोनो एसिडिक बेस। A base that produces one hydroxyl ion, one hydroxyl ion per molecule in its aqueous or molten state। एक बेस, कोई एक पर्टिकुलर बेस मैंने लिया, ठीक है ना, उसके एक मॉलिक्यूल को उसके एक्वस सॉल्यूशन में डाला, ठीक है, उसका एक्वस सॉल्यूशन लिया, एक मॉलिक्यूल उसका पानी में डाला, या उसके एक मॉलिक्यूल को मैंने बहुत हाई टेम्परेचर देके मेल्ट करवाया, तो हमें सिर्फ एक हाइड्रोक्सिल आयन, जब एक मॉलिक्यूल से सिर्फ एक हाइड्रोक्सिल आयन मिलती है एक्वस या मोल्टेन स्टेट में, उस टाइप के बेस को हम बोलते हैं मोनो एसिड। और सिंपल एग्जांपल आप समझ सकते हो, देखो NaOH एक्वस, तो इसका मोल्टेन स्टेट करने का भी जरूरत नहीं है अभी, क्योंकि हम लोगों ने जस्ट पानी में डाला तभी वो आयंस में टूट गए। तो NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, सबको मालूम है, तो स्ट्रॉन्ग वाली कहानी तो अपने जगह है, बट ये जब पानी में डालेंगे तो Na++OH, देखो एक हाइड्रोक्सिल आयन मिल रही है ना पर मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल से एक ही हाइड्रोक्सिल आयन, तो इसको हम बोलेंगे मोनो एसिडिक बेस। बहुत सिंपल। Diacidic base, a base that produces two hydroxyl ion per molecule in aqueous or molten state, ठीक है ना, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सेम कॉन्सेप्ट, एक बेस जो पर मॉलिक्यूल दो हाइड्रोक्सिल आयन दे, ठीक है ना, एक बेस जो पर मॉलिक्यूल दो हाइड्रोक्सिल आयन,
जैसे मैं कॉपर हाइड्रोक्साइड लेता हूँ, तो कॉपर हाइड्रोक्साइड बेटा पानी में तो मिलता नहीं है, ओके, तो इसको हम लोग मोल्टेन स्टेट लेंगे, वी कैन से इट एज फ्यूज्ड। फ्यूज स्टेट का मतलब वही होता है हाई टेम्परेचर देके आयन से ब्रेक। तो CuOH होल ट्वाइस होती है, तो Cu2 प्लस Cu2 प्लस आयन प्लस 2OH माइनस आयन, दो हाइड्रोक्सिल आयन हमें मिली, तो दो हाइड्रोक्सिल आयन मिली तो डाई एसिड, ठीक है। और एक दूसरा एग्जांपल देख लो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाँ ये तो पानी में डिसॉल्व होता है, तो इसका मैंने एक्वस लिया, तो कैल्शियम 2 प्लस प्लस 2OH माइनस, ठीक है ना। दो दो एग्जांपल सबके दिमाग में रखने हैं, ओके। इसका KOH ले सकते हो, ओके, K प्लस प्लस OH माइनस। तो आइडिया इज क्लियर, आई सपोज। लिख लो इसको, कोई भी डाउट है तो पूछ लो मुझसे, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। एनी डाउट इन दिस स्क्रीन, ये स्क्रीन में आपको जो नजर आ रही है, कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लो, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। आई सपोज नो, चलिए लिख लो, 1 मिनट टाइम देता हूं आपको। लिख लिया, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक वी विल सी, इट इज प्रिपरेशन ऑफ बेस, सॉरी हम लोगों ने डाई एसिडिक बेस ही देखा है, अभी ट्राई एसिडिक बेस ही देखा है। द थर्ड वन इज ट्राई एसिडिक बेस। ट्राई एसिडिक बेस बोलने का मतलब क्या है? अ बेस दैट produces 3 hydroxyl ions per molecule in its aqueous or molten state। एक बेस जो अपने एक्वस या मोल्टेन स्टेट में 3 हाइड्रोक्सिल आयन देना, तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड तो एक्वस स्टेट में नहीं दे सकता क्योंकि पानी में डिसॉल्व नहीं होती है, ओके। तो हम लोग इसका मोल्टेन स्टेट ही लेंगे, स्टेट, तो Al3 प्लस Al3 प्लस प्लस 3 OH माइनस, 3 हाइड्रोक्सिल और फेरिक हाइड्रोक्साइड ले सकते हो, फेरिक बैलेंस 3, फेरिक हाइड्रोक्साइड भी फ्यूज स्टेट में बेटा Fe3 प्लस 3OH माइनस, ओके। बहुत सिंपल है, सब समझ गए होगे, करेक्ट। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक में स्विच करेंगे, पहले इसमें कुछ डाउट है तो पूछ लो, फिर नेक्स्ट टॉपिक में। चलिए नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिपरेशन ऑफ बेस। बेस की प्रिपरेशन किस तरह करनी है, देखिए मेटल प्लस ऑक्सीजन, दिस इज मेथड ए।
एक मेटल प्लस ऑक्सीजन विल गिव यू मेटल ऑक्साइड। तो आपको मालूम है कि मेटल ऑक्साइड्स बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं, ओके, सारे नहीं पर कुछ। फॉर एग्जांपल पोटेशियम को ऑक्सीजन के साथ में ट्रीट करो तो यू विल गेट K2O, ओके, अंडरस्टूड। तो ये एक बेसिक ऑक्साइड है और ये एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट एंड वाटर सिर्फ मिलेगा, तो सिर्फ सॉल्ट एंड वाटर मिलेगा, तो ये एक बेस है। वैसे ही 4 मॉलिक्यूल सोडियम का आप ले लो प्लस ऑक्सीजन ले लो तो आपको 2 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम ऑक्साइड मिल जाएंगे, ओके। तो ये एक मेथड है प्रिपरेशन। दूसरा मेथड अगर हम देखें तो सिंपल मेथड है, आराम से समझ सकते हो। रिएक्टिव मेटल को हम ऑक्सीजन से ट्रीट करवाएंगे, रिएक्टिव मेटल को हम लोग वाटर में डालेंगे, पानी में डालेंगे, तो आपको मिलती है मेटेलिक हाइड्रो ऑक्साइड, मेटेलिक हाइड्रो ऑक्साइड, मेटेलिक हाइड्रो ऑक्साइड और प्लस हाइड्रोजन गैस भी निकलेगी। बहुत सिंपल सा इक्वेशन है, आप लोगों ने जूनियर क्लास में पढ़ा है। सोडियम को वाटर में डाल दो, सोडियम सॉलिड को पानी में डाल दो, तो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, दिस इज एल्कली है ना, बेस है। पोटेशियम को आप वाटर में डाल दो, OH प्लस हाइड्रोजन, ठीक है, सिंपल सा। कैल्शियम का भी यूज कर सकते हो, कैल्शियम भी डाल दो। रिएक्टिव मेटल मैग्नीशियम ऑक्सीजन से नहीं मिलेगा, ठंडे पानी में, ये ठंडे पानी में डाल रहा हूँ, ध्यान देना, गर्म पानी में मत। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, देखो मिल रहा है ना, मेटेलिक हाइड्रोक्साइड जो होती है वो तो बेसिक। तो दूसरा मेथड क्लियर होगा आपको, आई सपोज, ओके। अंडरस्टूड, आगे बढ़ते हैं। यस सर। सिंपल सा है, लिख लो, 1 मिनट टाइम ले लो। थर्ड मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स एल्कली। अब ये देखो सिर्फ एल्कलीज बनेगा, एल्कलीज मतलब सॉल्युबल बेसिस बनेगी। जैसे सोडियम ऑक्साइड मैं लेता हूं, मेटल ऑक्साइड है, उसको मैं वाटर में डाल दूंगा तो आपको मिल जाएगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ NaOH, करेक्ट। मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर, ये सॉल्युबल वाला होना चाहिए, इनसॉल्युबल वाला ये काम नहीं, ठीक है ना, सॉल्युबल NaOH। पोटेशियम ऑक्साइड प्लस वाटर, 2 मॉलिक्यूल ऑफ KOH, ओके, क्लियर होनी चाहिए। कैल्शियम ऑक्साइड भी आप ले सकते हो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ओके, बड़े मिल गया आपको एल्कीन्स। डी मेथड, ये एक अच्छा मेथड है, ध्यान से देखिएगा, थोड़ी समझनी वाली है, ठीक है। सॉल्ट सॉल्यूशन, आप एक पर्टिकुलर कोई मेटल का सॉल्ट सॉल्यूशन लेते हैं, ठीक है, जैसे फेरिक क्लोराइड एक सॉल्ट सॉल्यूशन है, ठीक है ना, एल्युमिनियम क्लोराइड एक सॉल्ट सॉल्यूशन होती है, कॉपर सल्फेट एक सॉल्ट सॉल्यूशन होते हैं, ऐसे सॉल्ट सॉल्यूशन आप ले लो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, कोई बेस में उसे ऐड करें, कोई बेसी में ऐड करेंगे, ये ध्यान देना, कोई बेसी में हम लोग इसको ऐड कर रहे हैं, और तो आपको मिलेगी बेसिक हाइड्रोक्साइड,
ध्यान देना ये जो हाइड्रोक्साइड है वो बेसिक हाइड्रोक्साइड है, एल्कलीज नहीं है। प्लस आपको एक सॉल्ट मिल जाएगा, नॉर्मल सॉल्ट नहीं। तो ध्यान देना है FeCl3 को मैं मान लो मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करता हूं, बेस के साथ, ये एल्कली है, ठीक है ना। FeCl3 को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट किया तो रिएक्शन होगा FeOH होल थ्राइस। सॉल्युबल नहीं है, बैठ जाती है, प्रेसिपिटेट। FeOH होल थ्राइस को Fe3 प्लस Fe3 है, Fe3 प्लस और वो प्लस NaCl बैलेंसिंग पार्ट आपका लोगे, ठीक है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी एक बेस, तो AlOH के साथ AlOH होल थ्राइस, AlOH होल थ्राइस, AlOH होल थ्राइस, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4Cl प्लस अमोनियम क्लोराइड, और सारे नॉर्मल सॉल्ट्स हैं। कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट का सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड, सारे प्रेसिपिटेट हैं। कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस COH होल थ्राइस Na2SO4 प्लस Na2, ये सारे प्रेसिपिटेट। तो आपको बेसिकली देखो यहाँ पे यूज कर रहा हूँ एल्कली का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो सॉल्ट सॉल्यूशंस के साथ यदि एल्कलीज को ट्रीट की जाती है, सॉल्ट सॉल्यूशन को यदि एल्कलीज के साथ ट्रीट, बड़े देयर इज वीडियो इशू और व्हाट, आप लोग बताइएगा कि आप लोग तक कुछ वीडियो की प्रॉब्लम जा रही है क्या बेटा? आप लोग स्टूडेंट मेरी आवाज जा रही है क्या स्टूडेंट्स? यस सर। डिकम्पोजिशन से भी यदि हम लोग कार्बोनेट को डिकम्पोज करें तब भी हम लोग को मिल सकती है बेस। फॉर एग्जांपल देखो जिंक कार्बोनेट ही मैं ले लेता हूं, जिंक कार्बोनेट को हीट करो आप, ये डिकम्पोज होगी तो आपको मिलेगा जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। तो जिंक ऑक्साइड एक बेस है। कैल्शियम कार्बोनेट को आप हीट कर दो तो कैल्शियम कार्बोनेट भी डिकम्पोज हो जाएगी, आपको मिलेगी कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी एक बेस है। बट आपको ध्यान देना है एक इंपॉर्टेंट चीज, देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कांसेप्ट है कि पोटासियम कार्बोनेट एंड sodium carbonate does not decompose on और ये आई सपोज आप लोग जूनियर क्लासेस में पढ़े हो कि पोटासियम की कार्बोनेट और सोडियम की कार्बोनेट डिकम्पोज करती ही नहीं, वो नहीं डिकम्पोज करेगा, आप उसको हीट करोगे तो डिकम्पोज नहीं करेगा, ठीक है ना। तो आपको ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखनी है। ओके, नेक्स्ट इज by decomposition of metal nitrates, मेटल नाइट्रेट्स को भी आप डिकम्पोज करके चाहोगे तो यू कैन ऑब्टेन मेटल ऑक्साइड। फॉर एग्जांपल देखो कैल्शियम नाइट्रेट जो होती है, कैल्शियम नाइट्रेट को आप डिकम्पोज कर दो हीट करके तो आपको मिल जाएगी कैल्शियम ऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, कैल्शियम ऑक्साइड एक बेस। ओके, आप चाहो तो जिंक नाइट्रेट को डिकम्पोज कर दो तो जिंक ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन आपको मिल जाएगी। आपको एक चीज यहाँ पे याद रखना है कि पोटासियम नाइट्रेट एंड सोडियम नाइट्रेट gives other products
आपको ध्यान देना है कि पोटासियम नाइट्रेट और सोडियम नाइट्रेट को आप यदि डिकम्पोज करते हो तो आपको ये नहीं मिलेगा, कुछ और मिलती है। द प्रोडक्ट इज KNO2 प्लस O2। इसमें भी NaNO2 प्लस O2, मतलब आपको बेस नहीं मिलती, जो हमारा टारगेट है वो हमें नहीं मिलता है। तो बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, स्कूल एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि कौन सी ऐसी दो एग्जाम्पल देना है जो डिकम्पोज नहीं करेगी करने पे। तो आपको अपने सिलेबस में पोटासियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट सही है, ये डिकम्पोज करती है, डिकम्पोज करती है, और डिकम्पोज करने से आपको बेस थी, तो डिकम्पोज करने से कुछ और प्रोडक्ट, दैट इज पोटासियम नाइट्राइट प्लस ऑक्सीजन। ओके, तो आई सपोज दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। तो अच्छे से देख लो, कुछ पूछना है तो पूछ लो, 1 मिनट टाइम ले लो आराम से। एंड यू डोंट मग अप द इक्वेशंस, इक्वेशन को रटो मत, आराम से लिख के प्रैक्टिस करो, 2-4-5 बार लिखो फिर प्रैक्टिस। ओके, किसी को कोई डाउट? और बेटा जब आप लोगों को वीडियो या ऑडियो की प्रॉब्लम हो तो मुझे बोला करो, चुपचाप नहीं बैठना है, ठीक है ना? आप बोलो, टेक्निकल टीम बैठी हुई है, मैं बैठा हुआ हूँ, मैं भी सुन रहा हूँ, आपको मिलेगा हेल्प। यदि डिस्टरबेंस होता है तो आप बोलो, ठीक है? चलिए, हम लोगों ने आज देखा कि किस तरह बेस को प्रिपेयर करें। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, चलो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, बेस की कुछ फिजिकल गुण देखते हैं। ओके, देखो जो बेस होती है ना, उनकी काफी जो स्ट्रॉन्ग तीखा टेस्ट होता है, सार, मतलब बहुत हार्ड तीखा, मतलब बहुत तीखा लगेगा। आप यदि जीभ पे रखोगे हल्का सा बेस को, दे हैव शार्प एंड बिटर टेस्ट, मतलब बहुत तेज तीखा स्वाद होता है इनका। बेसेस अफेक्ट इंडिकेटर्स, बेसेस इंडिकेटर्स को अफेक्ट करती है, ठीक है ना? ये ध्यान देना, बेसेस अफेक्ट इंडिकेटर्स कैसे अफेक्ट करती है। यदि मैं कोई इंडिकेटर लूं और उसमें चेंज चल देखता हूं, कैसे चेंज होता है। तो आप यदि ब्लू सॉरी रेड लिटमस लेते हो, आपकी रेड लिटमस टर्न्स ब्लू, ब्लू हो जाएगी रेड लिटमस, ठीक है ना? ब्लू हो जाना मतलब समझो कि मतलब आपको पता चल रहा है कि वो बेस है। रेड लिटमस ब्लू हो गई तो इट्स अ बेस। और सॉल्यूशन में आपको चेक करना पड़ेगा, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड में आपने रेड लिटमस डाला, सोडियम हाइड्रोक्साइड तो देखने में कलरलेस है, और मानो आपको पास सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया हुआ और एक में एसिड दिया हुआ है HCl, दोनों कलरलेस है, देखने में आपको पहचानना है, कैसे पहचाने कौन एसिड है कि बेस है? रेड लिटमस उठाओ, डुबाओ, यदि ब्लू हो गया समझ लेना कि वो वाला बेस है और दूसरा वाला एसिड ही है। रेड लिटमस टर्न्स ब्लू। फेनोल्फथालीन, फेनोल्फथालीन जो है इट्स टर्न्स पिंक, कलरलेस से पिंक हो जाती है, इसकी कलरलेस स्टार्टिंग में कलरलेस, ठीक है, कलरलेस टू पिंक। मिथाइल ऑरेंज,
मिथाइल ऑरेंज जो इंडिकेटर है ये येलो कलर हो जाएगा और मिथाइल ऑरेंज का कलर ऑरेंज होता है। यदि मैं रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट लूं, रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट, रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट मतलब जो लाल कलर की गोभी आती है उससे जूस निकालते हैं, उसके जूस में यदि कोई बेस को डालोगे, एक बूंद डालोगे तो ग्रीन कलर होता है, टर्न्स ग्रीन। ओके, तो रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट के साथ आप टेस्ट कर सकते हो। और फैक्ट्री इंडिकेटर्स, और फैक्ट्री इंडिकेटर्स इन सब के बारे में डिस्कस हो चुका है लास्ट क्लास में कि ये सब क्या होते हैं। और फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या है मालूम है ना, जो प्याज होता है, फिर लौंग का तेल होता है या वेनिला होती है, ये सारे और फैक्ट्री इंडिकेटर्स होते हैं। बताया है आपको जो ऐसे पढ़ा है। और फैक्ट्री इंडिकेटर्स मतलब क्या होता है, प्याज में यदि सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डाल दो तो प्याज की स्मेल खत्म हो जाती है, डिस्ट्रॉय स्मेल। ओके, बट ऐसे नहीं कर पाता है स्मेल को डिस्ट्रॉय, ठीक है। तो ये सारे आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है इतने कम से कम। एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, insoluble bases do not affect indicators. जो बेसिस इंसॉल्युबल होते हैं, जो बेसिस पानी में डिसॉल्व नहीं होगी, वो अफेक्ट नहीं करता है इंडिकेटर को, ठीक है ना। जैसे आप एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड, वो सब में, ये सब में अफेक्ट नहीं। ओके, ये तो इंडिकेटर्स की कहानी हो गई। और यदि हम लोग देखें तो बेसिस आर सोपी टू टच। बेस को आप टच करोगे तो आपको सोपी लगेगी, ठीक है ना, साबुन का जैसा लगेगा। रीजन क्या है, जो एल्कलीज होते हैं स्ट्रॉन्ग वाले, जो स्ट्रॉन्ग वाले एल्कलीज होते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉस्टिक सोडा और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कॉस्टिक पोटैश, ओके, reacts with oil skin to form soapy solution. ओके, ये ध्यान देना है आप लोगों को थोड़ा सा, ये इंपॉर्टेंट है कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होते हैं या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होते हैं, वो क्या करता है, हमारे स्किन में जो ऑयल है, हमारे स्किन में ऑयल होती है नेचुरल ऑयल, उसके साथ वो रिएक्ट करता है और सोपी सॉल्यूशन बनाता है। एक्चुअली जब आओगे आप लोग सीनियर क्लासेस में तो आप लोग पढ़ोगे ये चीज कि जो एल्कलीज होते हैं वो ऑयल्स के साथ रिएक्ट करती है तो हमें सोप मिलता है, ठीक है ना। सोप की प्रिपरेशन में आप लोग देखोगे ये चीज। तो एल्कलीज आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन की बेसिस सोपी टू टच क्यों होती है, तो बेसिस सोपी टू टच इसलिए होती है क्योंकि एल्कलीज जो होते हैं स्ट्रॉन्ग वाले, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, वो हमारे स्किन के तेल से रिएक्ट करता है, ऑयल से, और बनाता है सोप सॉल्यूशन। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दे आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। देखो, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, मतलब मोल्टेन स्टेट में, एक्वस स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी उसके थ्रू कंडक्ट करती है। They have mild corrosive action. They have mild हल्का सा, उतना एसिड जैसा नहीं। They have mild corrosive action. स्किन के ऊपर, मतलब स्किन को लाल कर देगा, मतलब थोड़ा इचिंग आएगा, आपको जलेगा, नोचेगा। माइल्ड, पर ऐसा नहीं है एसिड वाला हाल नहीं है कि आप हाथ डुबाए तो एसिड मतलब जला देता है, तो ऐसा कुछ नहीं। माइल्ड एक्शन होती है, माइल्ड corrosive action. So these are the physical properties that we have dealt here. Anything you want to ask, you can ask me, else I will move forward. Okay? पूछ सकते हो बेटा, पूछ लो, कोई दिक्कत है।
चले बढ़े। Next we will see the chemical properties. दोनों chemical properties देखेंगे. Okay. Chemical properties. बेसिस के केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग देखने हैं. पहले तो देखते हैं जो स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं. स्ट्रॉन्ग बेसिस कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करती है. एटमॉस्फेयर से स्ट्रॉन्ग बेस कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर सकती है. ओके. स्ट्रॉन्ग बेस एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करती है और आपको मिलता है कार्बोनेट्स, मेटल कार्बोनेट्स प्लस वाटर. ठीक है. तो ये ध्यान रख देना है आपको कि जो स्ट्रॉन्ग बेस है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगी और बनेगी मेटल कार्बोनेट्स और वाटर. ठीक है. बहुत सिंपल में याद रखना है. जैसे फॉर एग्जांपल देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो बनेगा सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर. बैलेंस इजीली हो जाएगी इक्वेशन. दो यहाँ पे डालो हो जाएगी. दो सोडियम दो सोडियम CO2 तो CO3 और वाटर भी आपको ऐसे देखो दो मॉलिक्यूल बनेंगे. देखो दो O है दो H एक ही मॉलिक्यूल बनेगी. ध्यान से देखना. CO2 एक ऑक्सीजन निकाल लिया यहाँ से तो CO3 बना तो H2O एक ही मॉलिक्यूल बनेगा. गॉट इट. पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी एक स्ट्रॉन्ग बेस है जो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगी तो K2CO3 प्लस वाटर बनेगा. अंडरस्टूड. ये तो एक इक्वेशन है. ध्यान से देख लो, आराम से समझो, बहुत सिंपल है. ओके. चलिए नेक्स्ट वी विल सी बेस प्लस एसिड. एसिड जो बेस के साथ रिएक्ट करता है तो हमें मिलता है सॉल्ट और वाटर. है ना. जैसे देख लो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वो HCl के साथ रिएक्ट किया तो CaCl2 प्लस वाटर. ओके. बैलेंसिंग पार्ट आप आराम से कर सकते हो. देखो Cl2 है तो यहाँ पे 2 डाल दो और आई सपोज यहाँ भी आपको 2 के इक्विवेलेंट. कैल्शियम एक है क्लोराइड Cl2 2 2 4 2 4 और आराम से बैलेंस हो जाएंगे. तो सिंपल वाले तो आराम से करेंगे. और आप ले सकते हो सोडियम हाइड्रोक्साइड उसके साथ भी HCl को रिएक्ट करवा दो तो मिलेगी आपको NaCl Na और Cl H2O H2. ठीक है ना. क्लियर है. सिंपल. बड़े the third one is a very important one. उसको ध्यान से देखने. काफी क्वेश्चंस इससे पूछे गए हैं आपके लास्ट ईयर्स में. सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ हेवी मेटल्स. आपको लेना है सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ हेवी मेटल. ठीक है ना. प्लस बेस. ठीक है. ये एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है. सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ हेवी मेटल प्लस बेस आपको मिलती है प्रोडक्ट में इनसॉल्युबल मेटेलिक हाइड्रोक्साइड. वेरी इंपॉर्टेंट. देखो इनसॉल्युबल मेटेलिक हाइड्रोक्साइड मिलेगी आपको और साथ में आपको मिलता है एक सॉल्ट.
ओके, ये आपको दिमाग में रखनी है। सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ हैवी मेटल्स। हैवी मेटल्स किसको बोलते हैं बेटा? जिनकी डेंसिटी काफी हाई रहती है, फॉर एग्जांपल कॉपर हो गई, आयरन हो गई, जिंक हो गई, ठीक है ना। कॉपर, आयरन, जिंक के सॉल्ट सॉल्यूशन आप लेते हो, यदि और उसको आप बेस के साथ ट्रीट करते हो तो आपको इनसॉल्युबल मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस एक सॉल्ट मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कॉपर सल्फेट ले लूं, ठीक है, कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन लिया, ले लो अमोनियम सल्फेट ले लेते, क्या अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लो, तो CuOH होल ट्वाइस, CuOH होल ट्वाइस और अमोनियम प्लस अमोनियम, मैं नीचे में लिख रहा हूँ, ठीक है ना, थोड़ी जगह कम है, अमोनियम सल्फेट, CuOH होल ट्वाइस, बैलेंस करने के लिए 2 डाल सकते हो यहाँ पे, CuOH होल ट्वाइस, NH4 होल ट्वाइस, SO4 आपको मिल गई। और ये जो कॉपर इस क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड जो है आपकी, ये प्रेसिपिटेट है और ये बैठ जाएगी, द कलर इज पेल ब्लू, पेल ब्लू, पेल ब्लू बोलने का मतलब हल्का ब्लू होता है, ठीक है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है दैट यू शुड नो। कॉपर सल्फेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन, तो कॉपर हाइड्रोक्साइड दैट इज पेल ब्लू इन कलर और अमोनियम सल्फेट आपको इंपॉर्टेंट इक्वेशन पूछे जाते हैं स्कूल एग्जामिनेशन में आपके, ओके। इसके बारे में और बताना है तो और एक देख लो, FeSO4 को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ आप रिएक्ट करवा देते हो, ठीक है ना, मैं तो लंबा बना दे रहा हूँ। FeSO4 को NaOH के साथ रिएक्ट करवा देते हो तो Na2SO4, Na2SO4 सिंपल आप लिख सकते हो, Na2SO4 और प्लस आपको मिलेगा क्या, Na2SO4 FeOH होल ट्वाइस, इट विल बी FeOH होल ट्वाइस, ओके, अंडरस्टूड। और FeOH होल ट्वाइस भी एक प्रेसिपिटेट होती है, इट इज आल्सो अ प्रेसिपिटेट जो डर्टी ग्रीन कलर होता है, ओके, द कलर इज डर्टी ग्रीन, ये ध्यान रखना, ओके, अंडरस्टूड, आई सपोज क्लियर है आपको ये। अंडरस्टूड, आगे बढ़ते हैं, कुछ लिखना है लिख लो यहां से, नो, चलो देखो, एक इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पे देखना है, जो इम्पोर्टेंट और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस तो पक्का पूछा जाता है, आईसीएसई में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, रिपीटेड पूछे जा रहे हैं, देखो ध्यान से, ऑक्साइड्स, हाइड्रो, अल्युमिनियम, lead reacts with acid as well as base to give salt and water। देखो बेटा ध्यान से, ये जो जिंक की ऑक्साइड होगी या एल्युमिनियम की ऑक्साइड होगी और लेड की ऑक्साइड, तो आपने ये पढ़ा, जिंक ऑक्साइड हो या लेड ऑक्साइड हो या आपकी एल्युमिनियम ऑक्साइड हो, ओके, ये यदि रिएक्ट करेगी बेस के साथ, सॉरी एसिड के साथ,
मैं HCl ही ले रहा हूँ हर केस में एसिड के साथ। तो आपको ये बात मालूम है, बेस प्लस एसिड, बेस प्लस एसिड क्या देते हैं? सॉल्ट और वाटर देता है। ZnCl2 प्लस H2O बैलेंसिंग पार्ट आप कर सकते हो, PbCl2 प्लस H2O, AlCl3 प्लस H2O। देखो ये तीनों, ये नॉर्मल बिहेवियर है कि बेस एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो सॉल्ट और वाटर बनता है, ये सॉल्ट नहीं। और हाइड्रोक्साइड के साथ भी रिएक्शन सिमिलर है, हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड होगी तो यही प्रोडक्ट बनेगा, लेड हाइड्रोक्साइड यही प्रोडक्ट, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड यही प्रोडक्ट। ओके, बट ये देखा गया है कि ये जो तीनों के ऑक्साइड या हाइड्रो ऑक्साइड होती है, सपोज जिंक ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, इनको यदि बेस के साथ भी रिएक्ट किया जाए, फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस, तो ये भी बेस है, ये भी बेस है, मैं बेस को बेस के साथ रिएक्ट करवा दे रहा हूं तो भी हमें सॉल्ट एंड वाटर मिलती है, बेस तो भी हमें सॉल्ट एंड वाटर मिलती है। देखो Na2 ZnO2 प्लस वाटर, the name is सोडियम जिंकेट, इसका नाम है सोडियम जिंकेट, नाम इंपॉर्टेंट है, सोडियम जिंकेट, मैं इधर लिख दे रहा हूं, सोडियम जिंकेट, ठीक है ना। NaOH के साथ PbO का रिएक्शन हो तो मिलेगा आपको Na2PbO2, KOH रहेगा तो सेम चीज, K2PbO2, यहाँ पे भी K2ZnO2, ठीक है ना, तो प्लस H2O, इसका जो नाम है इट्स सोडियम प्लम्बाइट, इसका नाम है सोडियम प्लम्बाइट, VIT, here NaAlO2 plus water, okay, the name is sodium meta-aluminate, okay, it's sodium meta-aluminate। तो देखो जो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड के साथ भी सेम रिएक्शन होगा, ठीक है ना, ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड जिंक एल्युमिनियम या लेड का आप लेते हो तो वो बेस के साथ भी रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट एंड वाटर देता है, एसिड के साथ भी रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट एंड वाटर देता है, इसलिए इन सब को बोला जाता है, इन सब के ऑक्साइड्स को एम्फोटेरिक इन नेचर, एम्फोटेरिक इन नेचर, ठीक है ना। एम्फोटेरिक इन नेचर का मतलब क्या हुआ, वो एसिड के साथ और साथ में बेस के साथ दोनों के साथ रिएक्ट करेगी और सॉल्ट एंड वाटर। तो एम्फोटेरिक मींस एक ऑक्साइड या एक हाइड्रो ऑक्साइड जो एसिड के साथ एज वेल एज बेस के साथ रिएक्ट करेगी तब आपको सॉल्ट एंड वाटर मिलेगा। ओके, तो ये तीन इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, यू शुड नो, आपको दिमाग में। एनी डाउट यू कैन आस्क मी, एल्स आगे देखेंगे, बढ़ते हैं, ठीक है ना। आई सपोज इक्वेशन लिख लिए होंगे, एक इंपॉर्टेंट और आपको देखना है, दैट इज bases react with ammonium salts to give ammonia gas। जो बेसेस होते हैं वो एमोनियम सॉल्ट्स के साथ रिएक्ट करेंगे तो आपको एमोनिया गैस मिलेगी। जैसे देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, उसको कोई आप एमोनियम सॉल्ट के साथ ट्रीट कर दो, फॉर एग्जांपल एमोनियम क्लोराइड के साथ ट्रीट कर दो, ओके, तो आपको मिलेगा NaCl, ठीक है, प्लस वाटर और साथ में एमोनिया गैस आपको मिलेगी, ठीक है।
सिमिलरली आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को यदि अमोनियम सल्फेट के साथ ट्रीट कर दो, सेम रिएक्शन सोडियम सल्फेट या KOH ले लो, दूसरा कोई बेस ले लो, ओके, KOH के साथ में ट्रीट कर दिया तो मिली मुझे K2SO4 प्लस H2O प्लस अमोनिया, ठीक है ना। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लो, ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, अमोनियम क्लोराइड, अमोनिया की सॉल्ट है, तो कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस अमोनिया गैस, ठीक है। तो ये कुछ इक्वेशंस थी केमिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो आपको देखने थे। अब लास्ट बेस का टॉपिक एक है, यूजेस ऑफ बेसिस हम लोग देख लेते हैं, एंड नेक्स्ट क्लास वी विल डील विद पीएच, ओके। पीएच को देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तो पहले हम लोग यूजेस ऑफ बेसिस कुछ देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड, sodium hydroxide, it is used in manufacture of soaps, साबुन बनाने में काम आता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड used in soap preparation, बैटरीज, सोप प्रिपरेशन में भी इस्तेमाल होती है इसकी, साथ में बैटरीज में भी इसका इस्तेमाल होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर एंड softening of hard water। देखो ब्लीचिंग पाउडर एक डिसइंफेक्टेंट होते हैं, आप लोग सब जानते होंगे, ओके। ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज होती है, साथ में सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। हार्ड वाटर एक ऐसा वाटर होता है जिसमें साबुन में से लेदर नहीं निकलता, झाग नहीं निकलता, तो उस केस में हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल दे तो जो हार्डनेस होती है वाटर की वो खत्म हो जाती है और साबुन अच्छे से झाग देता है उसका, ठीक है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यूज्ड एज एन एंटासिड, एसिडिटी वाले टैबलेट्स जो होते हैं या एसिडिटी वाले जो सिरप होते हैं उनको बनाने के लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड used as a foaming agent in fire extinguisher, ठीक है ना। और अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो होती है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ओके, it is used to remove grease stains। कपड़ों में जो ग्रीस का दाग वाग लग जाता है ना, तो उसको हटाने के लिए हम लोग अमोनियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं, ओके। तो बेसिस की कहानी तो इतनी ही है, ओके। कोई भी डाउट यू कैन आस्क मी, एल्स वी विल मूव फॉरवर्ड। फॉरवर्ड तो आज नहीं जाएंगे हम लोग, आज हम इतना ही रहने देंगे। ओके बेटा, सो बेस टॉपिक यहाँ पे खत्म हुई और इन द नेक्स्ट क्लास प्रोबेबली पीएच पार्ट को हम लोग टच करेंगे। चलिए, थैंक यू।